आप सभी का स्वागत करती हूँ। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 9वीं और कक्षा 10वीं दोनों कक्षा के लिए हिंदी विषय का एक महत्वपूर्ण व्याकरण घटक का अध्ययन करेंगे। घटक का नाम है वाक्य के भेद। तो चलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वाक्य के भेद, रचना की दृष्टि से और अर्थ की दृष्टि से। सबसे पहले हम देखते हैं वाक्य की परिभाषा क्या है। वाक्य किसे कहते हैं, यानी वाक्य की व्याख्या क्या है, ये हम सबसे पहले देखते हैं। यहाँ पे परिभाषा का मतलब है व्याख्या। पहली परिभाषा हम देखते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। और एक परिभाषा हम यहाँ पे देखते हैं, शब्दों का व्यवस्थित रूप जिससे मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, उसे वाक्य कहते हैं। वाक्य के प्रमुख दो भेद हैं। पहला भेद है अर्थ के आधार पर और दूसरा भेद है रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं और रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं। अभी अर्थ के आधार पर वाक्य के जो 8 भेद होते हैं, उनका हम पहले अध्ययन करेंगे। पहला भेद है विधानार्थक वाक्य, दूसरा भेद है निषेधार्थक वाक्य, तीसरा भेद है प्रश्नार्थक वाक्य, चौथा भेद है आज्ञार्थक वाक्य, पांचवा भेद है इच्छार्थक वाक्य, छठवां भेद है विस्मयादि बोधक वाक्य, सातवां भेद है संकेतार्थक वाक्य, आठवां भेद है संदेहार्थक वाक्य। विधानार्थक वाक्य किसे कहते हैं, यानी विधानार्थक वाक्य की परिभाषा क्या है, वो हम देखते हैं। इस वाक्य में सरल विधान होता है और सकारात्मक वाक्य को ही हम विधानार्थक वाक्य भी कहते हैं। विधानार्थक वाक्य को विधानवाचक वाक्य भी कहते हैं। इसके कई उदाहरण हम यहाँ पे देखते हैं। भारत एक देश है। बच्चों, इस वाक्य में सरल विधान है, इसलिए ये वाक्य विधानार्थक वाक्य है। दूसरा उदाहरण देखते हैं, श्री राम के पिता का नाम दशरथ था। तीसरा उदाहरण देखते हैं, दशरथ अयोध्या के राजा थे। तीनों उदाहरण में, तीनों वाक्यों में सरल विधान किया है, इसलिए तीनों वाक्य विधानार्थक वाक्य है। दूसरा प्रकार हम देखते हैं निषेधार्थक वाक्य। निषेधार्थक वाक्य की परिभाषा हम देखते हैं, जिन वाक्यों से कार्य न होने का भाव प्रकट होता है, उन्हें निषेधार्थक वाक्य कहते हैं। यहाँ पे निषेध, इनका मतलब है नकार। जिस वाक्य में नकार दर्शाया जाता है, उसे नकारार्थक या निषेधार्थक वाक्य कहते हैं। निषेधार्थक वाक्य को हम निषेधवाचक वाक्य भी कहते हैं। इसके कई उदाहरण हम यहाँ पे देखते हैं। मैंने दूध नहीं पिया। इस वाक्य में नहीं इस शब्द ने नकार दर्शाया है, इसलिए ये वाक्य निषेधार्थक वाक्य है। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं, सरिता ने खाना नहीं खाया। इस वाक्य में भी नकार आया है, इसलिए ये निषेधार्थक वाक्य है। तीसरा उदाहरण हम देखते हैं, वह इस काम को नहीं करेगा। तीनों उदाहरण हम देखते हैं, तो तीनों उदाहरण में नकार दर्शाया है, नकार दर्शाने वाला शब्द आया है, इसलिए ये तीनों वाक्य निषेधार्थक वाक्य है। तीसरा प्रकार हम देखते हैं प्रश्नार्थक वाक्य। इस वाक्य की परिभाषा हम देखते हैं, जिस वाक्य में प्रश्न पूछने का बोध होता है, उसे
प्रश्नार्थक वाक्य कहते हैं। प्रश्नार्थक वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य भी कहते हैं। इसके कई उदाहरण हम देखते हैं। तुम्हारे विद्यालय का नाम क्या है? वाक्य में प्रश्नार्थक शब्द भी आया है और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह भी आया है, इसलिए ये वाक्य प्रश्नार्थक वाक्य है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। यह पत्थर तुम्हें कहाँ मिला? इसमें कहाँ ये प्रश्नवाचक शब्द है और अंत में प्रश्न चिन्ह है, इसलिए ये वाक्य भी प्रश्नार्थक वाक्य है। तीसरा उदाहरण हम देखते हैं। दशरथ कहाँ के राजा थे? इस वाक्य में कहाँ ये प्रश्नवाचक शब्द है और अंत में प्रश्न चिन्ह है, इसलिए ये वाक्य भी प्रश्नार्थक वाक्य है। बच्चों, प्रश्नार्थक वाक्य में हमेशा प्रश्नवाचक शब्द और अंत में प्रश्न चिन्ह आता है। चौथा प्रकार है आज्ञार्थक वाक्य। इसकी परिभाषा देखते हैं। जिस वाक्य में आज्ञा आदेश दिया जाता है उसे आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। आज्ञार्थक वाक्य को आज्ञावाचक वाक्य भी कहते हैं। उदाहरण देखते हैं। तुम बाहर बैठो, यहाँ पे बाहर बैठने की आज्ञा दी गई है। दूसरा वाक्य, सीमा तुम घर जाओ, सीमा को यहाँ पे घर जाने की आज्ञा दी गई है। तीसरा वाक्य है, सरिता जल्दी खाना बनाओ, यहाँ पे सरिता को जल्दी खाना बनाने की आज्ञा दी गई है। इस तरह जब वाक्य में आज्ञा दी जाती है या आदेश दिया जाता है तब वो वाक्य आज्ञार्थक वाक्य होता है। पांचवा प्रकार हम देखते हैं इच्छार्थक वाक्य। इसकी परिभाषा देखते हैं। जिन वाक्यों में किसी इच्छा, आकांक्षा या आशीर्वाद का बोध होता है उन्हें इच्छार्थक वाक्य कहते हैं। इच्छार्थक वाक्य को इच्छावाचक वाक्य भी कहते हैं। इसके उदाहरण देखते हैं। ईश्वर करे आप खूब उन्नति करें, यहाँ पे इच्छा व्यक्त की गई है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। नव वर्ष मंगलमय हो। तीसरा वाक्य है आपकी यात्रा शुभ हो। जब वाक्य में किसी प्रकार की इच्छा या आकांक्षा व्यक्त की जाती है तो उस वाक्य को हम इच्छार्थक वाक्य कहते हैं। छठा प्रकार हम देखते हैं विस्मयादिबोधक वाक्य। जिस वाक्य में मन का विस्मय, आश्चर्य, खेद, घृणा इनमें से कोई भावना प्रकट होती है तो उसे विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। यहाँ पे विस्मय का मतलब है आश्चर्य। इसके उदाहरण देखते हैं। आहा कितना सुंदर उपवन है। यहाँ पे बच्चों आहा ये जो शब्द है ये विस्मयादिबोधक शब्द है और उसके आगे विस्मयादिबोधक चिन्ह आया है, इसलिए ये वाक्य विस्मयादिबोधक वाक्य है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। ओह कितनी ठंडी रात है। यहाँ पे भी विस्मयादिबोधक शब्द और उनके आगे विस्मयादिबोधक चिन्ह आया है, इसलिए ये वाक्य भी विस्मयादिबोधक वाक्य है। तीसरा उदाहरण देखते हैं। हाय कैसी भयावह दुर्घटना थी वह। इस वाक्य में हाय ये शब्द जो है वो विस्मयादिबोधक शब्द है और उनके आगे विस्मयादिबोधक चिन्ह आया है, इसलिए ये वाक्य भी विस्मयादिबोधक वाक्य है। तो बच्चों, विस्मयादिबोधक वाक्य में हमेशा विस्मयादिबोधक शब्द और उनके आगे विस्मयादिबोधक चिन्ह आता है, ये आपको हमेशा याद रखना है। सातवां प्रकार है संकेतार्थक वाक्य। इस वाक्य की परिभाषा हम देखते हैं। जिस वाक्य में एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का संकेत हो उसे
संकेतार्थक वाक्य कहते हैं। संकेतार्थक वाक्य को हम संकेतवाचक वाक्य भी कहते हैं। इसके उदाहरण देखते हैं। यदि बारिश होती तो ही अच्छी फसल आती। इस उदाहरण में हम देख सकते हैं एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर है, यानी कि बारिश अच्छी होती तो ही फसल अच्छा आता, इसलिए ये वाक्य संकेतार्थक वाक्य है। अगर परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। यहाँ पे भी अगर परिश्रम करोगे तो ही सफल हो जाओगे। इस तरह एक क्रिया दूसरी क्रिया के ऊपर निर्भर होने से इस वाक्य में भी संकेतार्थक वाक्य है। आठवां प्रकार हम देखते हैं संदेहार्थक वाक्य। इसकी परिभाषा देखते हैं। जिन वाक्यों में संदेह यानी शक का बोध होता है उन्हें संदेहार्थक वाक्य कहते हैं। यहाँ पे संदेह का मतलब है शक। संदेहार्थक वाक्य को हम संदेहवाचक वाक्य भी कहते हैं। इसके उदाहरण हम देखते हैं। शायद आज बारिश होगी। इस वाक्य में शायद इस शब्द ने संदेह व्यक्त किया है, इसलिए ये वाक्य संदेहार्थक वाक्य है। मतलब आज बारिश होगी कि नहीं होगी ये हमें पता नहीं है, खाली ऐसा शक हमने व्यक्त किया है, ऐसा संदेह हमने व्यक्त किया है, इसलिए ये वाक्य संदेहार्थक वाक्य है। दूसरा वाक्य है चाय आती ही होगी। यहाँ पे भी हमें पता नहीं है चाय आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन चाय आती ही होगी ऐसा खाली संदेह हमने व्यक्त किया है, इसलिए ये वाक्य भी संदेहार्थक वाक्य है। तीसरा उदाहरण हम देखते हैं। शायद आज मेरा दोस्त आए। इस वाक्य में भी शायद इस शब्द ने संदेह व्यक्त किया है, इसलिए ये वाक्य भी संदेहार्थक वाक्य है। इस प्रकार से आज हमने बच्चों अर्थ की दृष्टि से 8 जो भेद है उनका अध्ययन किया है। तो इस टेबल में हर एक वाक्य के लिए कौन से महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, इसकी एक तालिका मैंने यहाँ पे बनाई है। ये तालिका आपको हमेशा याद रखनी है और इस तालिका को आप याद रखोगे तो आपको कोई भी वाक्य किस तरह का है आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। तो विधानार्थक वाक्य में हमेशा सरल विधान होता है। निषेधार्थक वाक्य में नकार दर्शाने वाले शब्द आते हैं, वो शब्द नहीं, मत इस तरह के होते हैं। प्रश्नार्थक वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। कौन, क्या, कहा, कब, किसने इस तरह के प्रश्नवाचक शब्द आते हैं और वाक्य के अंत में प्रश्न चिन्ह आता है। आज्ञार्थक वाक्य में आज्ञा या आदेश दिया जाता है। इच्छार्थक वाक्य में इच्छा, कामना, आशीर्वाद आदि भाव होते हैं। विस्मयादि बोधक वाक्य में विस्मयादि बोधक शब्द और विस्मयादि बोधक चिन्ह आता है। विस्मयादि बोधक शब्द में हाय, अरे, ओह, उफ, काश, हे भगवान इस तरह के विस्मयादि बोधक शब्द आते हैं। संकेतार्थक वाक्य में एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है और संदेहार्थक वाक्य में शायद शब्द का प्रयोग होता है। बच्चों, इस तालिका को आप अच्छी तरह से याद रखोगे तो आपको अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद अच्छी तरह से समझ में आएंगे। आगे हम देखते हैं कि हिंदी कृति पत्रिका में आपको इस घटक के ऊपर किस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। तो प्रश्न इस तरह का आता है। निम्नलिखित वाक्यों का अर्थ के आधार पर दी गई सूचना के अनुसार
वाक्य परिवर्तन कीजिए। 1 अंक के लिए ये प्रश्न पूछा जाता है। कक्षा 9वीं और कक्षा 10वीं दोनों कक्षा के लिए इस घटक के ऊपर 1 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। पहला उदाहरण हम देखते हैं। तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। ये वाक्य को हमें आज्ञार्थक वाक्य में बदलना है। कोष्टक में हमें सूचना दी जाती है, उसी सूचना के अनुसार हमें दिया हुआ वाक्य बदलना है। तो इसका उत्तर इस तरह आएगा, तुम अपना ख्याल रखो। देख सकते हैं आप, वाक्य में आज्ञा दी गई है, तुम अपना ख्याल रखो। दूसरा उदाहरण देखते हैं। उमा ने गाना गाया। इस वाक्य को हमें निषेधार्थक वाक्य में बदलना है। इसका उत्तर होगा, उमा ने गाना नहीं गाया। निषेधार्थक यानी निषेध, वाक्य में नकार दर्शाने वाला शब्द आना चाहिए, इसलिए इसका उत्तर उमा ने गाना नहीं गाया ऐसा हो गया। तीसरा उदाहरण है। गरीब भूख की लाचारी से श्रम करता है। इस वाक्य को हमें संदेहार्थक वाक्य में परिवर्तित करना है, यानी बदलना है। शायद गरीब भूख की लाचारी से श्रम करता है। जब संदेहार्थक वाक्य होता है तो बहुत ही वाक्य में संदेह दर्शाने वाला जो शब्द है शायद, इसका प्रयोग किया जाता है। चौथा उदाहरण है। हाय, मेरे घर पर छापा पड़ा। इस वाक्य को हमें विधानार्थक वाक्य में बदलना है। तो इसका उत्तर ऐसा होगा, मेरे घर पर छापा पड़ा। विधानार्थक वाक्य यानी सरल वाक्य, एक सरल वाक्य हमें बनाना है। पांचवा उदाहरण है। मुन्ना स्कूटर चलाता है। इस वाक्य को हमें संकेतार्थक वाक्य में बदलना है। तो संकेतार्थक वाक्य कुछ ऐसा होगा, यदि मुन्ना स्कूटर चलाता तो सीख जाता। छठा उदाहरण है। मेरी टांग टूटना एक दुर्घटना थी। इसको हमें प्रश्नार्थक वाक्य में परिवर्तित करना है। तो प्रश्नार्थक वाक्य ऐसा बनेगा, क्या मेरी टांग टूटना एक दुर्घटना थी? देखो यहाँ पे क्या ये प्रश्नार्थक शब्द है और अंत में प्रश्न चिन्ह भी आया है। सातवां उदाहरण है। मुकेश सब्जी बनाता है। इस वाक्य को हमें विस्मयादि बोधक वाक्य में बदलना है। तो विस्मयादि बोधक वाक्य ऐसा होगा, वाह, मुकेश सब्जी बनाता है। अभी यहाँ पे मेघा रोटी बनाती है, ये एक वाक्य को हमें पूरे 8 प्रकार में बदलना है। तो देखते हैं 1 से 8 वाक्य में इस वाक्य को कैसे परिवर्तित किया जाता है। पहला जो है विधानार्थक वाक्य, वो ऐसा बनेगा, मेघा रोटी बनाती है। विधानार्थक वाक्य यानी सरल वाक्य। दूसरा है निषेधार्थक वाक्य। निषेध यानी नकार, तो वाक्य में नकार आना चाहिए, इसलिए ये वाक्य होगा, मेघा रोटी नहीं बनाती है। तीसरा प्रकार है प्रश्नार्थक वाक्य। क्या मेघा रोटी बनाती है? यहाँ पे प्रश्न चिन्ह और प्रश्नार्थक शब्द दोनों वाक्य में आए हैं। आज्ञार्थक वाक्य, मेघा रोटी बनाओ। यहाँ पे वाक्य में आज्ञा दी गई है। इच्छार्थक वाक्य, मेघा को रोटी बनानी चाहिए। मेघा को रोटी बनानी चाहिए ऐसी इच्छा इस वाक्य में व्यक्त की गई है। विस्मयादि बोधक वाक्य, अरे मेघा रोटी बनाती है। यहाँ पे विस्मयादि बोधक शब्द और उनके आगे विस्मयादि बोधक चिन्ह दोनों का प्रयोग किया गया है। संकेतार्थक वाक्य, यदि मेघा रोटी बनाती तो गोलू भूखा न जाता। एक क्रिया दूसरी क्रिया के ऊपर निर्भर है। संदेहार्थक वाक्य, मेघा रोटी बनाती
होगी। यहाँ पे संदेह व्यक्त किया है, यानी शंका व्यक्त की गई है कि मेघा रोटी बनाती होगी। इसके आगे हम देखेंगे वाक्य के जो प्रमुख दो भेद है, अर्थ की दृष्टि से और रचना की दृष्टि से। अभी हमने देखा अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद है, उनका अध्ययन हमने अभी किया। अभी हम देखते हैं रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। पहला भेद है सरल वाक्य, दूसरा भेद है संयुक्त वाक्य, तीसरा भेद है मिश्र वाक्य। पहला भेद है सरल वाक्य। इसकी परिभाषा क्या है, व्याख्या क्या है, सरल वाक्य हम किसे कहते हैं, ये हम पहले देखते हैं। जिस वाक्य में एक ही विधेय होता है उसे सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में एक ही कर्ता और एक ही क्रिया होती है। बच्चों, सरल वाक्य में हमेशा एक ही कर्ता और एक ही क्रिया होती है। मराठी में हम जिसे क्रियापद कहते हैं उसे ही हिंदी में हम क्रिया कहते हैं। इसके उदाहरण हम देखते हैं। पहला उदाहरण है मुकेश पढ़ता है। इस वाक्य में मुकेश ये करता है और है ये क्रिया है। आप देख सकते हैं एक ही करता है और एक ही क्रिया है, इसलिए ये वाक्य सरल वाक्य है। दूसरा उदाहरण देखते हैं, मीना ने भोजन किया। इस वाक्य में भी मीना ये करता है, किया ये क्रिया है। एक ही कर्ता और एक ही क्रिया होने से ये वाक्य भी सरल वाक्य है। तीसरा उदाहरण देखते हैं, बिजली चमकती है। बिजली ये एक ही करता है और है ये क्रिया है, तो एक ही कर्ता और एक ही क्रिया होने से ये तीनों वाक्य सरल वाक्य है। दूसरा प्रकार है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य की परिभाषा हम देखते हैं। जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक अवयव से जुड़े हो उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। बच्चों, संयुक्त वाक्य में समुच्चय बोधक अव्यय बहुत ही महत्वपूर्ण है। सरल वाक्यों को जोड़ने का काम समुच्चय बोधक शब्द करते हैं। कोष्टक में मैंने कई समुच्चय बोधक अव्यय के उदाहरण दिए हैं। और, किंतु, पर, परंतु, क्योंकि, या, तथा ये समुच्चय बोधक शब्द है। संयुक्त वाक्य के कुछ उदाहरण हम देखते हैं। वह सुबह गया और शाम को लौट आया। यहाँ पे वह सुबह गया, शाम को लौट आया, ये दो सरल वाक्यों को जोड़ने का काम समुच्चय बोधक अव्यय ने किया है और ये समुच्चय बोधक शब्द इस वाक्य में आया है, इसलिए ये वाक्य संयुक्त वाक्य है। दूसरा उदाहरण है, बादल आए किंतु पानी नहीं बरसा। यहाँ पे भी दो सरल वाक्य आए हैं, बादल आए, पानी नहीं बरसा। दोनों वाक्यों को किंतु इस समुच्चय बोधक शब्द ने जोड़ा है। तीसरा उदाहरण है, डॉल्फिन मछलियां छोटी थी पर बच्चों को आनंद आया। यहाँ पे भी पर ये समुच्चय बोधक शब्द ने डॉल्फिन मछलियां छोटी थी, बच्चों को आनंद आया, ये दोनों सरल वाक्यों को जोड़ा है, इसलिए ये वाक्य भी संयुक्त वाक्य है। तो बच्चों, संयुक्त वाक्य में सरल वाक्यों को जोड़ने का काम समुच्चय बोधक शब्द करते हैं, तो वो सारे वाक्य संयुक्त वाक्य होते हैं। तीसरा प्रकार है मिश्र वाक्य। इसे हम मिश्रित वाक्य भी कहते हैं। मिश्र वाक्य की परिभाषा हम देखते हैं। जिन वाक्यों में एक मुख्य या प्रधान वाक्य हो और अन्य उपवाक्य हो
उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। उदाहरण देखते हैं। जो ही उसने दवा पी वह सो गया। एक क्रिया दूसरी क्रिया के ऊपर निर्भर है। यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। देखो, हम परिश्रम करेंगे तो ही उत्तीर्ण हो जाएंगे। इस तरह जब एक क्रिया दूसरी क्रिया के ऊपर निर्भर होती है तभी वो वाक्य मिश्र वाक्य होता है। मैं जानता हूं कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते हैं। ये भी मिश्र वाक्य है। अभी कृति पत्रिका यानी परीक्षा में हमें ये रचना की दृष्टि से जो 3 भेद है इनके ऊपर किस तरह का प्रश्न आता है वो देखते हैं। तो प्रश्न इस तरह का आता है। निम्नलिखित वाक्य का रचना के आधार पर भेद पहचान कर लिखिए। 1 अंक के लिए ये प्रश्न पूछा जाता है। आपको खाली दिया हुआ वाक्य किस प्रकार में आता है, सरल, संयुक्त या मिश्र, उनका खाली नाम आपको लिखना है। उदाहरण के तौर से हम देखते हैं। रोहन खेलता है। ये वाक्य हमें खाली पहचानना है, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या मिश्र वाक्य है। तो ये वाक्य है सरल वाक्य, क्योंकि इस वाक्य में एक ही कर्ता है और एक ही क्रिया है। दूसरा उदाहरण है। यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। इस वाक्य में एक क्रिया दूसरी क्रिया के ऊपर निर्भर है, इसलिए ये वाक्य मिश्र वाक्य है। मैंने बहुत परिश्रम किया इसलिए सफल हो गया। यहाँ पे इसलिए ये समुच्चय बोधक शब्द आया है और इस शब्द ने दोनों सरल वाक्यों को जोड़ा है, इसलिए ये वाक्य संयुक्त वाक्य है। चौथा उदाहरण है। सीता खाना खाती है। इस वाक्य में एक ही क्रिया है और एक ही कर्ता है, इसलिए ये वाक्य सरल वाक्य है। पांचवा उदाहरण है। छात्र मैदान में खेल रहे हैं। इस वाक्य में भी एक ही कर्ता है छात्र और एक ही क्रिया है, इसलिए ये वाक्य भी सरल वाक्य है। आगे का उदाहरण देखते हैं। डॉक्टर आए और दवा देकर चले गए। यहाँ पे और ये समुच्चय बोधक शब्द ने 2 सरल वाक्यों को जोड़ा है, इसलिए ये वाक्य संयुक्त वाक्य है। सातवां उदाहरण है। मैं जानता हूं कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते। ये वाक्य मिश्र वाक्य है। आठवां उदाहरण है। उसने कहा और मैं मान गया। और आया है, इसलिए ये शब्द संयुक्त वाक्य है। 9वां उदाहरण है। यदि इंसान के पास ज्ञान नहीं है तो वह आगे नहीं बढ़ सकता। ये वाक्य मिश्र वाक्य है। आगे का उदाहरण देखते हैं। बिजली चमकती है। इस वाक्य में एक ही कर्ता है और एक ही क्रिया है, इसलिए ये वाक्य सरल वाक्य है। मुझे आशा है कि आज का नाटक आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आया होगा।